बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले जो हमने पढ़ा था वो था एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, जिसमें हमने सीखा कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। आयोनिक रेडियस भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। और कैटाइंस हमेशा छोटे होते हैं अपने न्यूट्रल से, एनाइन बड़े होते हैं अपने न्यूट्रल से। फिर लास्ट में बेटा एक टॉपिक हमारा रह गया था लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के एटॉमिक रेडियस डिस्कस करें आप लेंथेनाइड सीरीज़ में। वो हम इंशाल्लाह अगर इस लेक्चर में हमारे पास टाइम बचा तो उसे भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आपने 9th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया है, फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया है, सेकंड ईयर में भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एवरी एटम वांट्स टू बी स्टेबिलिटी। हर एटम ये चाहता है मैं स्टेबल हो जाऊँ। स्टेबल होने के लिए समटाइम्स वो इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ भी करता है, क्योंकि एटम का जो बजट है वो उसका इलेक्ट्रॉन है। अगर एटम को इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ जाए तो बेटा हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है ताकि उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। और उसी एनर्जी जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एटम आयोनाइज हो जाता है, उसी एनर्जी को तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम या द मिनिमम amount of energy is required to remove electron of valence shell of isolated gaseous atom। ऐसा अमल जिसमें हम एटम में से या ऐसी एनर्जी जिसको प्रोवाइड करके एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है बेटे, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसके लिए बेटा एक वर्ड यूज़ हुआ है आइसोलेटेड गैसियस एटम। याद रखें बेटे, हमें पहले एटम्स को, सपोज ये दो एटम्स हैं, ये एक एटम ये दूसरा एटम, हमें इन एटम्स को पहले अलहदा करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये एटम्स अलहदा हो जाएंगे फिर हम इसे एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकालेंगे। इसको आइसोलेटेड गैसियस एटम कहा जाता है। गैसियस का मतलब ये बेटे हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अगर एटम सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि बेटे उसमें जो सॉलिड फॉर्म में जो बॉन्डिंग है, जो एक क्रिस्टल लैटिस बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू गैसियस। हमें एटम को पहले गैस बनाना पड़ेगा जब एटम गैसियस फॉर्म में चले जाएगा तब इलेक्ट्रॉन का निकलना ज़रा उसमें से आसान हो जाएगा, क्योंकि गैसियस में बॉन्डिंग वीक होती है। तो बेटे ये भी आप याद रखिए कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम को जब हम एनर्जी देंगे, सोडियम बनेगा कैटाइन, उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो इसमें से या इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो है पॉजिटिव 496 किलो जॉल्स पर मोल। मतलब जब 496 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी हम सोडियम को देंगे, सोडियम अपना वैलेंस शेल में जो
आखिरी इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंडेड है बेटा, वो बाहर निकाल देगा और वो खुद कैटाइन बन जाएगा। तो बेटा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी इसको देखिए बेटे, सोडियम के पास हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, ये सोडियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। असल में हमें यही इलेक्ट्रॉन तो निकालना है सोडियम में से, सोडियम को कैटाइन बनाने के लिए। तो बेटे जो एनर्जी इसको प्रोवाइड की जा रही है वो है 496 किलो जूल्स पर मोल। एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। और यहीं पे बेटा एक कॉन्सेप्ट आप डेवलप करें कि सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है, क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल, सोडियम ने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसने नोबल गैस नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है सोडियम को, तब वो जाके 10 हो जाता है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, जब एक रिमूव हो जाएगा तो 10 बचेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं नियॉन के पास, तो सोडियम और नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगी, तो वो भी स्टेबिलिटी शो करेगा सोडियम। बेटा सोडियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल है। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की मतलब सोडियम में से हमने 496 किलो जूल एनर्जी देके 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है, वो थाउजेंड्स में चली जाती है, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है वो हम अटेन नहीं कर पाते, वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इतनी एनर्जी हम कहाँ से लेके आते हैं? जो एनर्जी हम हासिल नहीं कर पाते बेटे, अटेन नहीं कर पाते, इस वजह से हम वो काम हम करते ही नहीं हैं। हम सोडियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश ही नहीं करते। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, सोडियम की बेटे वैलेंसी होती है +1। तो क्वेश्चन यही था कि +2 क्यों नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? क्योंकि वो एनर्जी हम दे नहीं पाते। यानी जिस एलिमेंट की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वैलेंसी हमेशा 1 होती है, याद रखिएगा बेटे। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज। टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम की बात करें तो सोडियम अगर हम उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो बेटे ये सोडियम की होगी ΔH, जो इसकी हीट में चेंज आएगा या जो हीट रिक्वायर्ड होगी 496 किलो जूल्स पर मोल। इसी तरह बच्चे अगर हम मैग्नीशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें मैग्नीशियम में से, तो उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी +438 किलो जूल्स पर मोल। जब मैग्नीशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जब हम मैग्नीशियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं बेटे, तो डेफिनेटली सॉरी ये है 738 किलो जूल्स। अब मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ये मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम इसी मैग्नीशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो मैग्नीशियम पे 2 चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो बेटे ये एनर्जी होगी 1473 समथिंग 1451 किलो जूल्स पर मोल। यानी अगर एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा जाएगा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम की अब एग्जांपल देखें, मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकेंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटे ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आखिरी शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जब स्टूडेंट्स जब हम एनर्जी देंगे, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जब दूसरा रिमूव होगा तो ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जब तीसरा रिमूव होगा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह स्टूडेंट्स याद रखें कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज greater than first ionization energy। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एग्जांपल अगेन हम लेंगे मैग्नीशियम की। आप देखें मैग्नीशियम में से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया था तो उसमें से जो एनर्जी दरकार थी वो थी 738 किलो जूल्स पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जब बेटा हम उसी मैग्नीशियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी ऑलमोस्ट हमें डबल देनी पड़ेगी और वो थी 1451। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? याद रखें, जब मैग्नीशियम से हम एग्जांपल ले रहे हैं मैग्नीशियम की, बेटे जब मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, वो है उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ज़रा मुश्किल से निकलता है। उसकी वजह ये है कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, जो कूलम्स फोर्सेस हैं, वो अप्लाई हो जाती हैं उस इलेक्ट्रॉन की तरफ। जब वो फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी उस इलेक्ट्रॉन पे तो बेटे डेफिनेटली जब वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि हम उस फोर्सेस को ख़त्म कर सकें। जो ही जब एनर्जी ज़्यादा देते हैं वो फोर्सेस कम होती हैं, जब फोर्सेस कम होती हैं तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है। मैं सिंपल वर्डिंग में बेटा आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचेगा बेटे उसको न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ऑपरेट करेंगी, वो उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाई होंगी बेटे तो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। इस वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट वन से। थर्ड तो और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इसके फैक्टर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स ऑपरेट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे? नंबर 1, आयोनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to atomic radius। Number 2, ionization energy is inversely proportional to shielding effect। Number 3, ionization energy is directly proportional to nuclear charge। Number 4, ionization energy is directly proportional to stable electronic configuration। Number 5,
पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। बेटे ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है। इसको पढ़ने के लिए हम ले लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप की ही, यानी कि लिथियम देन सोडियम देन पोटेशियम, क्योंकि वी नो दैट कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। बेटे अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका छोटा एलिमेंट है। लिथियम से बड़ा है सोडियम। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में बेटा इसके 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बात करें हम पोटाशियम की, एज इट इज पोटाशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8, लास्ट में बेटा इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन बनता है पोटाशियम के केस में। अब आप गौर से देखें बच्चे, जो हम टॉप टू बॉटम मूव करते जा रहे हैं, रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है और रेडियस के बढ़ने से जो वैलेंस शेल और जिस इलेक्ट्रॉन ने मींस रिमूव होना है, जिस इलेक्ट्रॉन ने एटम को छोड़ के बाहर जाना है, उसका डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का बेटे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जो न्यूक्लियस की फोर्सेस ने जो ऑपरेट करना है वो कम होता रहेगा। जो न्यूक्लियस की फोर्सेस कम ऑपरेट करेंगी बेटे, उस इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता रहेगा। अगर आप देखें लिथियम के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि लिथियम एक छोटा एलिमेंट है। लिथियम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इंतहाई करीब है, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन का निकलना, उस इलेक्ट्रॉन का उस एटम को छोड़ के बाहर जाना बहुत मुश्किल है। हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के जंगल से बाहर निकालने के लिए। इसी तरह अगर बात करें बेटा सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। उसकी वजह सेम वही बेटा कि सोडियम लिथियम से बड़ा है। सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है। न्यूक्लियस की फोर्सेस, अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कम हो गई हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने की वजह से एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। जो एनर्जी आप कम देंगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। पोटाशियम उससे बड़ा है, रुबिडियम उससे बड़ा है। सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है फर्स्ट पीरियड के। तो इसमें हमने सीखा कि बड़े जो एटम्स होते हैं जिनका रेडियस बड़ा होता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है, एनर्जी हमें कम देनी पड़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। बेटा जो शील्डिंग बढ़ती जाएगी, वैलेंस जो हमारे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, रिपल्शन बढ़ेगी। जब रिपल्शन बढ़ेगी साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। जिस एटम में जितनी ज़्यादा शील्डिंग होगी, जिस एटम में जितनी ज़्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी uस एटम की कम होगी। याद रखिएगा बच्चे। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम, why ionization energy of potassium is smaller than sodium या less than sodium। पोटाशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से कम क्यों है? या बेटे इसमें क्वेश्चन आएगा why आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, सेकेंड ग्रुप की बात करें, कैल्शियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम। तो इसकी सेम रीजन है।
कि कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम है, कैल्शियम बड़ा है मैग्नीशियम से, शील्डिंग इसमें ज़्यादा है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर चले गए हैं, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जिन इलेक्ट्रॉन ने लूज़ करना है। तीसरी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। बेटे हमने पढ़ा है न्यूक्लियर चार्ज ऑपरेट होता है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, और जो जो लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करने से एटॉमिक रेडियस कम होता रहता है, जो जो रेडियस कम हो जाएगा एटम सिकुड़ेगा, जब एटम सिकुड़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, फोर्सेस ऑपरेट करेंगी, फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, वो हम अब ट्रेंड में डिस्कस करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे ऑपरेट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, रीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, shells increases, shielding effect increases, the distance between valence electron and nucleus increases, so that's why minimum energy or less energy is required to remove that electron from an atom. Second इसकी reason, sorry second है बेटा left to right, left to right, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं देन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, उसकी वजह लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होता है, रीजन आप लिख दें लेफ्ट टू राइट बेटे एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट रेडियस कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। ये बेटा एक ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट का। ये ट्रेंड है कि रेडियस कम होता जा रहा है, रेडियस कम होने से इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से फासला भी कम होता जा रहा है, जो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का फासला कम होगा फोर्सेस अप्लाई होंगी, जब फोर्सेस अप्लाई होंगी तो जितनी फोर्सेस ज़्यादा अप्लाई होंगी उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से रिमूव करने के लिए। तो इसकी मेन रीज़न ये होती है बेटे। बेटे इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। एक्सेप्शन जिसे हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। बच्चे अभी हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, आई इंक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें लिथियम देन बेरिलियम देन बोरान, ये सीरीज है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5। बेटा लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 520 किलो जॉउल्स पर मोल,
बेरिलियम की है 901 और 900, बोरान की है 801। देयर इज अ बिग क्वेश्चन राइजेस। अभी हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम इंक्रीज होती है, फिर लिथियम की 520, बेरिलियम की 900, बोरान की 801, ये तो कम हो रही है। मतलब इस केस में बेरिलियम के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुई, ऐसा क्यों है? ये तो बढ़नी चाहिए। मतलब ये 520 है, 900 है, इसे तो 950 होना चाहिए, 900 से ज़्यादा होना चाहिए, फिर ये कम क्यों होगी बेटा? ये इस केस में ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का कंसेप्ट ऑपरेट होता है बेटा। देखें अगर हम बात करें बेरिलियम की बेटा, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों मुश्किल है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 1s2, 2s2। कि बेरिलियम के केस में जो हमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं वो s ऑर्बिटल में है। और बेटा आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हुन्स रूल। हुन्स ये कहता है कि अगर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड हो जाए या हाफ फिल्ड हो, वो ऑर्बिटल्स क्या होता है? स्टेबल होता है। तो s के केस में देखें, यहां पे s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी जब s में 2 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये s ऑर्बिटल फिल्ड हो चुका है। जब s ऑर्बिटल फिल्ड हो गया है तो बेटा फिल्ड ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना और वो स्टेबिलिटी शो कर रहा है, स्टेबल ज़्यादा होने की वजह से बेटा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड ग्रुप है, लिथियम का जो ग्रुप है बेटा वो है फर्स्ट ए, बेरिलियम का ग्रुप है सेकंड ए, बोरान का ग्रुप है थर्ड ए। सेकंड ए ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू थर्ड ए ग्रुप। और जो एस ऑर्बिटल होता है बेटे वो स्फेरिकल है, गोल होता है एस ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ जाए तो एक सिमेट्री में रिवॉल्व करते हैं। सिमेट्री में रिवॉल्व करने की वजह से उनका उस एस ऑर्बिटल में से निकलना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बेटा हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कि एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल, देन पी ऑर्बिटल से, देन डी ऑर्बिटल से, देन एफ ऑर्बिटल से। ठीक है। इसी तरह बेटे एक्सेप्शन फिर हमारी नाइट्रोजन और फास्फोरस के, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में भी है, लेकिन आप यही एक्सेप्शन याद रखें। एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ के तौर पे ये पूछ लिया जाता है कि बेरिलियम की और बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या एक्सेप्शन है, तो आप बता सकते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या सम टाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि हम तो ये डिस्कस करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती है, लेकिन बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है बोरान से, यहाँ पे ये चेंज क्यों हो गया, तो आप इसकी रीज़न बताएंगे। तो बेटे इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस आर्टिकल में, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है फर्स्ट वन से। ठीक है, इसके आपने फैक्टर्स देख लेने हैं। ये भी वो आपसे पूछेगा कि 5 फैक्टर्स के नाम बताएं, कौन कौन से फैक्टर अप्लाई होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे। उसके बाद ट्रेंड्स पूछ सकता है कि प्रायोरिटी टेबल में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है, उसकी आप एक्सेप्शन बता दें, ये भी पूछा जा सकता है। और इसमें जो क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी और वैलेंसी का आपस में क्या ताल्लुक है। अगर हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखें, ग्राफिकल, तो बेटा एक्स एक्सिस पे अगर हम ले लें एटॉमिक नंबर या एलिमेंट्स या एटम्स, वाई एक्सिस पे ले लें आयोनाइजेशन एनर्जी, और बात करें अगर पीरियड्स की तो बेटा पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बेटे यहाँ से 0, ये 500, इसी तरह ये 600, ये 1000 सोन, ये कंटिन्यू रहेगा, एनर्जी बढ़ती जा रही है। बेटा यहाँ से आएगा लिथियम, देखिए फिर एनर्जी बढ़ी, ये लिथियम, ये बेरिलियम,
ठीक है। फिर बेटा बेरिलियम के बाद ये आएगा बोरान, क्योंकि बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है बेरिलियम से। फिर बेटा ये सीक्वेंस में डिक्रीज करेगा, बोरान देन कार्बन देन बेटा नाइट्रोजन की फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें पी में इलेक्ट्रॉन हाफ हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हाफ हो या फुल फिल्ड हो वो स्टेबिलिटी शो करता है। ऑक्सीजन की फिर डिक्रीज, इसी तरह फिर फ्लोरीन की बेटा फिर नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी। नियॉन तो वैसे भी नोबल गैसेस हैं, नियॉन के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पीक पे होता है। उसकी रीज़न ये है कि नियॉन में से इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। असाइनमेंट्स है, आप असाइनमेंट के तौर पे आप ये लेक्चर लिखेंगे और PDF फॉर्म में आप मुझे ये सेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।